वही अंतिम सवाल में हम लोगों ने आनंद वर्धन जी के साथ, मेरा एक सवाल रहा आनंद वर्धन जी के साथ कि भारत में भूमिहार ब्राह्मणों की शाखाएं कहाँ-कहाँ किस प्रकार से है, किस तरीके से यह शाखाएं आज भी हम लोग के लिए मजबूती का आधार है। तो समाज को इस ओर समझने के लिए हमारा अंतिम सवाल आनंद वर्धन जी से जो था वो यही है, हम आपके बीच रख रहे हैं और पुनः इस क्रम को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। इस सीरीज में हम और भी लोगों को जोड़ेंगे। तो फिलहाल ये अंतिम सवाल के साथ आप सभी को मैं छोड़े जा रहा हूँ। तो आप सभी को सुनने और इस वीडियो को और क्रम में जितने भी सवाल आए हैं सबको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो भी आपके नए सवाल हो जरूर हम तक भेजिए। आपको अंतिम और नेक्स्ट सवाल के साथ मैं छोड़े जा रहा हूँ। ब्राह्मणों की कई शाखाओं में माने व्याख्यान हो जाता है, लेकिन भूमिहार ब्राह्मण का जो भारत स्तर पे शाखाएं हैं और किस-किस किन-किन जगहों पे किस-किस आधार पे भूमिहार ब्राह्मणों को, अयाचक ब्राह्मणों को जोड़ा जाता है, इस पे एक प्रकाश डाल दीजिए। भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग श्रेणियां हैं और अलग-अलग प्रकार के नामाकरण हैं। जहाँ तक भूमिहार ब्राह्मणों का संबंध है, यदि हम उसको पश्चिमोत्तर भारत से सबसे पहले लेकर चलें, तो सारस्वत ब्राह्मणों में एक बड़ी शाखा है जिसको महिहार कहते हैं और इसको कई महिहार, मही मतलब भूमि, महिहार और भूमिहार में कोई अर्थांतरण नहीं है, भेद नहीं है। और महियालों का हिस्ट्री ऑफ मोहियाल जो किताब लिखी गई, सबसे पहली मेजर किताब लिखी गई ब्रिटिश पीरियड में, उसके प्रथम पृष्ठ पे ही वर्णन है कि भूमिहार जो ब्राह्मण है वो महिहार ब्राह्मणों की एक शाखा है प्राचीन। अच्छा। और महिहार ब्राह्मण जो है जिसमें दत्त यानी दान देने वाला ब्राह्मण, बाली यानी बल वाला ब्राह्मण, छिब्बर यानी क्षितिवरीय, धरती पर श्रेष्ठ, ये एक सेंस है। मेहता मतलब महतर, गांव के प्रधान, महत्व वाले ब्राह्मण। और बक्सी सेना में पद होता था, तो मीर बक्सी पद होता था, तो बक्सी सेना के प्रधान को कहते थे। तो मध्यकाल में ये नाम भी उनको प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में जो अफगानिस्तान का एरिया है, सिंधु सौवीर का जो प्रदेश है, जो सरस्वती नदी घाटी है, इस क्षेत्र के ब्राह्मण पाटलिपुत्र साम्राज्य के उत्थान और विकास के साथ मगध क्षेत्र में आए। तो महिहार ब्राह्मणों की एक बड़ी शाखा भूमिहारों में आई। गार्जियंस ऑफ द गेट्स एक किताब है जीडी बख्शी की, उसमें भी ये दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें उन्होंने राइज ऑफ द भूमिहार पावर भी लिखा है। अच्छा। और महिहार ब्राह्मणों की शाखा सेनापतित्व के कर्म में मगध में कैसे आई, इसकी बहुत युक्ति संगत और प्रामाणिक व्याख्या जीडी बख्शी साहब, जो मिलिट्री हिस्ट्री के बड़े विद्वान हैं, उन्होंने इस व्याख्या को किया है। एक दूसरा देखेंगे कि सारस्वत ब्राह्मणों और गौड़ ब्राह्मणों से एक शाखा कटी है अयाचक ब्राह्मणों की पश्चिम भारत में, जिन्हें बहुधा त्यागी ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। वैसे तो त्यागियों से इतना अंतर्द्वेष और विरोध रहा है उस क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का कि अभी आप किसी से वार्ता करेंगे तो वो चिल्लाने लगेंगे शायद। अच्छा। उनकी बॉडी केमिस्ट्री बदल जाएगी, विस्फारित हृदय से त्यागियों के विरुद्ध बात करेंगे। और जाति विलास में काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन जो आप कहते हैं बोलते हैं वो उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। इतिहास साक्ष्यों से चलता है, और यदि आप मध्यकालीन रिकॉर्ड्स को समझेंगे और तो तागा ब्राह्मण शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ तागा का मतलब तगा नहीं है जैसा कि लोगों ने विभ्रांतिवश बनाया। वह है तगा ब्राह्मण। तागा ब्राह्मण तो धागा पहनने वाला, अच्छा, उपनयन संस्कार को धारण करने वाला, इस सेंस में है। और दिल्ली में तागा एक ही शब्द होता है। तो दिल्ली में आप पहले दिल्ली को देखें जो कि इस्लाम की राजधानी है, और इससे आप त्यागी ब्राह्मणों के शक्ति के सिद्धांत का अनुमान कर सकते हैं, इनकी ताकत का अनुमान कर सकते हैं कि जो आप छतरपुर का एरिया देखते हैं, आजादी के समय तक चौधरी सुदुम्न सिंह त्यागी यहाँ के सबसे बड़े जमींदार त्यागी ब्राह्मण थे।
इसी तरह से यदि आप बुराड़ी के क्षेत्र को देखेंगे, नथुपुरा के क्षेत्र को देखेंगे, उसके पूरे रकाबा को देखेंगे तो 53,000 एकड़ की जमींदारी वहां पर त्यागी ब्राह्मणों के पास थी। और जो अ, हम लोग देखते हैं गाजीउद्दीन नगर, गाजियाबाद का क्षेत्र, गाजियाबाद, यहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर पे यानी यमुना पार करते हुए जो सबसे बड़ा जमींदारी ठिकाना है वो भी त्यागी ब्राह्मणों के पास है। अच्छा और इसको मुकुंदपुर कहते थे, अब इसको मकनपुर कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी जमींदारी थी जो त्यागी ब्राह्मणों के पास थी। और इसके साथ आप पृथ्वीराज चौहान के पीरियड की बात करें या उसके पहले के जो तोमर शासक हैं, तोमर शासकों के अधीन बहुत सारे जो गांव हैं, ये भी एक प्रकार के भूमि अग्रहार गांव हैं। और इन गांवों में जो बड़ी जमींदारियां हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जैसे असौढ़ा की जमींदारी है, जैसे राजा का ताजपुर है, और जहाँ पांडित्य कर्म का प्रश्न है तो हरिद्वार से बड़ा तीर्थ नहीं है। तो ये क्षेत्र त्यागी ब्राह्मणों का है। आपको ये सूत्र दिखाई पड़ेगा कि एक टेकारी राजवंश का जो है असौढ़ा में वैवाहिक संबंध भी हुआ है। अच्छा, ब्राह्मण राजा होने के कारण ऐसा संबंध आपको बहुत पूर्व से दिखाई पड़ेगा। रानी झुमका कुंवर की का जो विवाह हुआ है, झुन्ना कुंवर का जो विवाह हुआ है, वो असौढ़ा राजवंश में हुआ है। तो मुगल राज के नीचे इतनी जो व्यापक जमींदारी है त्यागियों की, और इनमें तीनों टाइटल मिलता है। सिंह, ऑफ कोर्स, सिंह टाइटल पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मणों का रहा है, ग्वालियर क्षेत्र में काफी रहा है। भूमिहार ब्राह्मणों के, भूमिहार में सामान्य ब्राह्मण भी, और भूमिहार तो एक विशेषण मात्र है। तो यदि आप भिंड मुरैना के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां भी सिंह टाइटल रहा है। आप यदि मथुरा क्षेत्र में आएंगे तो वहां भी द्रोण कटार शाखा है। पंच गौड़ ब्राह्मणों में, सनाड्य गौड़ों में वो शाखा है, वो सिंह लिखते थे और सिंह के साथ द्रोण पदवी भी लगाते थे। मगध में उनको द्रोण कटार कहते हैं। तो त्यागी ब्राह्मणों की जो परंपरा है आपको जो दिखती है, उसमें जो राजा का ताजपुर हमने कहा, सौढ़ा कहा हमने, और मोदी नगर के आसपास आप जाएंगे तो वहां पर छोटी बड़ी कई जमींदारियां जो है त्यागी ब्राह्मणों की वहां पर आपको दिखाई पड़ती है। और कुछ सोनीपत के आसपास भी इनकी जमींदारियां दिखाई पड़ती है। लैंड रिकॉर्ड से बताता है कि दिल्ली के अंतर्गत जो गांव है जहां हमारे जाट भाई रहते हैं या गुर्जर भाई रहते हैं, वो वस्तुतः चौधरी नहीं है। चोरों धर्निक, चोर को पकड़ के दंडित करने का जो पुलिस राइट का मामला है वो त्यागी लोगों के पास है। और भूमिहार ब्राह्मणों से इनके भी वैवाहिक संबंध है या उनके समकक्ष ये दिखाई पड़ते हैं हमें। हालांकि भूमिहार ब्राह्मणों और त्यागी ब्राह्मणों में एक पार्थक्य की कुछ लोग बात करते हैं। भूमिहार ब्राह्मणों में सैन्य धर्म बहुत बड़ा रहा है, बहुत विराट लग रहा है। इनके राजवाड़े काफी बड़े बड़े रहे हैं और ये सैनिक वृत्ति में बहुत दिखाई पड़ते हैं। और भूमिहार प्रतिकृत कृषि को मानते हैं, वो श्रम से खेती नहीं करते। तो थोड़े बहुत भेद की भी बात की जाती है, लेकिन ज्यादातर समानताएं आपको दिखेंगी। देशस्थ जो ब्राह्मण हैं, देसाई ब्राह्मण जो हैं गुजरात में, जिनको अनावला कहते हैं, अनावला का संबंध एक गांव विशेष से बताया जाता है। लेकिन ये सेना नायक हुए हैं, नायक हुए हैं, सेनापति हुए हैं, और देश स्वामी, देश मतलब भूमि, भूमि अर्थ में ही है, यानी छत्र के स्वामी के रूप में। आप प्रतिकार भाव गुजरात में भी पाएंगे। नागर और देसाई के बीच में वार्ता होगी, कहीं कहीं वैवाहिक संबंध भी दिखेगा यदि, लेकिन उनके बीच में विरोधाभासी तत्व ऐसे ही उपस्थित किए जाते हैं जैसे अन्य क्षेत्रों में आयुधजीवी ब्राह्मण के प्रति। मेरा अपना विचार ये है कि ये अवनी विजित्य ब्राह्मण से अनावला ब्राह्मण बना है। अच्छा, संस्कृत का शब्द है अवनी विजित्य, और मगध के गुप्त शासकों से गुजरात के मैत्रक शासकों का बड़ा गहरा संबंध रहा है। और जिन ब्राह्मणों ने, क्योंकि नागर लोग तो अफगानिस्तान से आए हैं, वो मूल ब्राह्मण नहीं है गुजरात के, ये बात कहना से उनको लग सकता है कि ये बात हमें थोड़ी पीड़ादायी है, लेकिन नागर गुर्जर में भी पाए जाते हैं, जाट में भी पाए जाते हैं, तो वो स्थानवाचक संज्ञा है। औदिच्य ब्राह्मण जो आए हैं सूर्य पूजक, औदिच्यों का भी भूमि धारण से संबंध है। ऐसा नहीं कि केवल देश स्वामी का, ये देसाइयों का है, नागर ब्राह्मणों का भी ये संबंध है।
लेकिन देसाई ब्राह्मण एक विशिष्ट श्रेणी हमें दिखाई पड़ती है सूरत के क्षेत्र में, सोमनाथ के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जिनका भू संपदा पे बड़ा अधिकार रहा है और वो अयाचक श्रेणी के ब्राह्मण रहे हैं। इसी प्रकार से यदि आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो ये तो बहुत विराट परंपरा है। भूमिहार ब्राह्मणों का 20-25% जो कौंडिन्य गोत्र के हैं, जो विष्णु वृद्ध गोत्र के हैं, जो चंद्रात्रेय गोत्र के हैं, ये सभी मराठवाड़ा से बिहार में आए और आर्यभट्ट से लेकर ये परंपरा हंसराज भट्ट तक चलती रही है। महाबलीपुर क्षेत्र से आए हैं, अशमक क्षेत्र से आए हैं और ये मगध में ज्ञान की परंपरा में और मगध के राजधर्म की परंपरा में पूरी तरीके से सम्मिलित रहे हैं। तिलक ने 1906 में ये कहा कि बनारस के राजा हमारे ही वंश के हैं। तो ये तिलक के अंदर भी बोध रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि रण में देवता के समान 60 गांवों के प्रधान 60 है, ये सब जो है कहीं न कहीं भूमिहार ब्राह्मण की श्रेणी के रहे। इसी तरह से नियोगी कर्मांतिक जो राव यानी राजा का टाइटल जिनके पास रहा है, और राय शब्द जो है वो वस्तुतः हरिहर और बुक्का विजयनगर में देखते हैं, उनका नाम हरिहर राय, बुक्का राय, देवराय है। अच्छा। तो वहां भी ये श्रेणी है, राय की श्रेणी है और ये कर्मांतिक ब्राह्मण कहे जाते हैं। ये नियोग बच्चों के जन्म से संबंधित कोई ब्राह्मण के साथ नियोग करने से नियोगी ब्राह्मण नहीं हुआ। निःश्रेयस योग से शब्द बना है और इनको कर्मांतिक ब्राह्मण कहते हैं। नंदमुरियन ब्राह्मण की शाखा भूमिहार ब्राह्मणों से मिलती जुलती है और दक्षिण में तो तमिल में पाटलिपुत्र आयंगर ही है। अच्छा। ये 12 गांवों के एक यूनिट पर शासन करने की पद्धति थी जिसको आयंगर पद्धति कहते थे। मूलतः वैष्णव है और पाटलिपुत्र आयंगार यह स्थापित करता है कि मगध से ब्राह्मण जाकर तमिल देश में स्थापित हुए। इसी प्रकार से मगध और त्रिहोत्रपुर मिथिला के ब्राह्मण पश्चिम भारत में स्थापित होकर पदुकोण ब्राह्मण बने और पदुकोणों की एक शाखा है मरविन कुर्वे। मरविन कुर्वे का मतलब होता है अम्बखंड और अम्बखंड मगध का ही नाम है। आज भी अपसड़ मगध में एक क्षेत्र है। तो पदुकोण ब्राह्मण का संबंध भी भूमिहार ब्राह्मण से इस प्रकार से माना जाता है। बंगाल में भूम्याधिकारी ब्राह्मण जो चक्रवर्ती हैं, जो सान्याल हैं, जो राय लिखते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का संबंध जो देव शर्मा लिखते हैं, देव शर्मा का उच्चारण करते हैं अपने पूजा पाठ की प्रक्रिया में, उनको कभी संबंध भूमिहार ब्राह्मणों से माना जाता है।